बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइड के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस दैट कॉज कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयंस स्केलेटल मसल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन ही कॉज करवा रहे थे और यहाँ स्मूथ मसल के अंदर भी कैल्शियम आयंस कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाते हैं। ठीक, अलबत्ता स्केलेटल मसल में हमने कहा था कि कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्लाइटली डेवलप्ड होता है। तो कैल्शियम आयंस का मेजर सोर्स स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। यानी कि स्मूथ मसल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड। आप देख सकते हैं इनसाइड कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोलर, ठीक है, और आउटसाइड कितनी होती है 10⁻³ मोलर। तो बाहर काफी गुना ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो कैल्शियम डिफ्यूज करके सेल के अंदर आता है। गर्ज सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अच्छा, कैल्शियम को सेल के अंदर डिफ्यूज करने में तकरीबन 200 to 300 मिली सेकेंड टाइम लग जाता है। तो चूंकि कैल्शियम को डिफ्यूज होने में 200 से 300 मिली सेकेंड लग रहे हैं, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 200 से 300 मिली सेकेंड बाद स्टार्ट होती है। ठीक, और ये जो टाइम है जो कैल्शियम को डिफ्यूज होने में लग रहा है, इसको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड। ये जो लेटेंट पीरियड है ये स्मूथ मसल में कितना है, 200 to 300 मिली सेकेंड, जबकि स्केलेटल मसल में ये 50 टाइम्स कम होता है। बेसिक डिफरेंस क्या था आपको याद होगा, अभी मैंने बताया स्केलेटल मसल में कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आ रहा था, स्मूथ मसल में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आ रहा है। इसका मतलब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जल्दी निकलता है, बहुत रैपिडली निकलता है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आने में ज्यादा टाइम लगता है कैल्शियम को। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब स्केलेटल मसल के अंदर मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक एक्शन पोटेंशियल या करंट को पहुंचाना जरूरी था ताकि कैल्शियम रिलीज हो सके। तो आपको याद होगा स्केलेटल मसल के अंदर यू टी ट्यूब्यूल्स मौजूद थी और टी ट्यूब्यूल के साइडों पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल था वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता था ताकि कैल्शियम रिलीज हो जाए। जनाब स्मूथ मसल के अंदर तो कैल्शियम ने आना ही एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से है, तो मतलब ज़्यादातर कैल्शियम ने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से आना है, तो इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको टी ट्यूब्यूल्स की। तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेजिनेशन टी ट्यूब्यूल होती है, अलबत्ता छोटी छोटी सी इन्वेजिनेशन होती है मेम्ब्रेन के अंदर जिनको हम कहते हैं कैवियोलाई, और इनके आगे जो थोड़ा बहुत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो आप देख सकते हैं कैवियोलाई के सामने थोड़ा बहुत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिन स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम निस्बतन ज़्यादा होगा उनकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा रैपिड होगी, और जिनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल ही नहीं होगा उनकी कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल स्लो होगी। समझ रहे ना बात को, क्योंकि ये आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बहुत तेजी से निकलता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम स्लोली आता है, इसलिए ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब तेज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वाली बात उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की थी। द मोर एक्सटेंसिव द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द स्मूथ मसल फाइबर द मोर रैपिडली इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक हो गया। आगे आता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। जाहिर सी बात है, जब स्मूथ मसल में मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा कम होने से आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन वेरी करेगी। अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तगड़ी हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कम हो गया है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी स्मूथ मसल के लिए। ठीक है, स्केलेटल मसल में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कैल्शियम कंसंट्रेशन से बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि स्केलेटल मसल के अंदर तो मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम वैसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन में ना इंसान थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले देखें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से स्मूथ मसल के अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। ये तो बात समझ में आ गई। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को स्केलेटल मसल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन से। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्केलेटल मसल में देखिएगा, उसके अंदर कैल्शियम आयन चैनल्स के अलावा सोडियम आयन चैनल्स भी होते हैं, क्योंकि उसमें आपको याद होगा जो एक्शन पोटेंशियल था वो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि कैल्शियम आयंस जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाते हैं तो सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और इसी तरह जब कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज कर जाते हैं तो सोडियम की परमिएबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक, अब सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब उसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है,
और सोडियम की परमिएबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब उसकी एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब कम होती है तो स्केलेटल मसल में एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से टेटनाइजेशन भी होती है। वो जो टेटनी होती है ना, वो भी यही चीज़ होती है कि एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन का एक्साइटेबिलिटी से भी ताल्लुक है स्केलेटल मसल में। समझ रहे हैं बात को? स्केलेटल मसल में इसका एक्साइटेबिलिटी से ताल्लुक है और स्मूथ मसल में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। समझ आ गई बात की? अब आगे चलते हैं। अ कैल्शियम पंप इज रिक्वायर्ड टू कॉज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। जाहिर सी बात है, जब स्मूथ कैल्शियम सेल के अंदर आ गया है तो सेल को या मसल को दोबारा रिलैक्स करने के लिए कैल्शियम पंप के थ्रू कैल्शियम को दोबारा बाहर निकालने की जरूरत है। एटीपी यूज करके हम कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं तो मसल रिलैक्स कर देता है। जिस तरह स्केलेटल मसल में हमने कैल्शियम को वापस सार्कुलर रेटिकुलम में डाला था पंप के थ्रू, इसी तरह स्मूथ मसल में हम पंप के थ्रू कैल्शियम को दोबारा सेल से बाहर निकाल देते हैं। फिर आगे आता है मायोसिन फॉस्फेटेज इज इंपॉर्टेंट फॉर सेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, वैसे ये पार्ट 1 की वीडियो में मैं एंड में ये डायग्राम ने डिस्कस कर ली थी, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये जो फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन हेड्स होते हैं ना, इनको डीफॉस्फोराइलेट करवाते हैं आगे पास मायोसिन फॉस्फेटेज। बस जब ये डीफॉस्फोराइलेशन हो गई तो फिर कैल्शियम क्रोमैटिन कॉम्प्लेक्स भी टूट गया, क्रोमैटिन अलग हो गई, कैल्शियम वापस पंप के थ्रू बाहर निकाल दी गई। अभी आपको बताया पंप के थ्रू बाहर निकाल दी गई और थोड़ी बहुत कैल्शियम स्मूथ मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ रही होती है, तो जो वहां से आई थी वो वहां पे वापस डाल दी हमने। गुड हो गई बात। आगे आते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ लैच फिनोमेना। अच्छा, लैच मैकेनिज्म में बेसिकली था क्या कि प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी कम यूज हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एटीपी यूज होती कहाँ है। आपको पता है मायोसिन लाइट चेन का इनेज जब मायोसिन हेड को फॉस्फोराइलेट करता है तो यहाँ पे आपके पास एटीपी यूज होती है। ठीक, फिर मायोसिन फॉस्फेटेज ने डीफॉस्फोराइलेट करना है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा फॉस्फोराइलेशन होनी है। जितना तेज ये साइकिल चलता रहेगा ये दोनों एंजाइम काम करते रहेंगे और एटीपी यूज होती रहेगी हर साइकिल में। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता जब ये दोनों एंजाइम इनहिबिट होना शुरू कर देंगे तो ये वाला साइकिल स्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब? एक दफा मायोसिन हेड फॉस्फोराइलेट हो गए, बस फिर फॉस्फोराइलेट ही घंटा हो गया, फॉस्फोराइलेटेड ही है, डीफॉस्फोराइलेट हो ही नहीं रहे। समझ ले मेरी बात को? तो एटीपी एक ही यूज हुआ है लेकिन मायोसिन हेड जो है वो काफ़ी देर के लिए फॉस्फोराइलेटेड रह रहे हैं, तो इस तरह से एटीपी का यूज जो है वो बहुत कम हो जाता है। एटीपी सिर्फ तब यूज होती है जब इसने डीफॉस्फोराइलेट होना है, सिर्फ तब इसको दोबारा फॉस्फोराइलेट करने के लिए एटीपी यूज करनी पड़ेगी। और जब ये फॉस्फोराइलेटेड रहेगा तो इसका मतलब है कि ये एक्टिन के साथ अटैच रहेगा और कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहेगी। समझ आ गई बात की? तो ये आप देख सकते हैं, द डीएक्टिवेशन ऑफ दीज एंजाइम्स अलाउ द मायोसिन हेड्स टू रिमेन अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट फॉर अ लॉन्गर एंड लॉन्गर पोर्शन ऑफ साइक्लिंग पीरियड। ठीक हो गया? और गर्ल्स हम इसको कहते हैं कि वो लैच्ड रहता है, यानी वो साथ अटैच्ड रहता है विद वेरी लेस यूजेस ऑफ एनर्जी। तो एटीपी इज नॉट डिग्रेडेड टू एडीपी एक्सेप्ट ऑन द रेयर ओकेजन व्हेन द हेड डिटैचेस। सिर्फ अगर कभी हेड डिटैच करते हैं यानी डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए तब एटीपी यूज होगी, वरना वो कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रहेगी, एटीपी यूज नहीं होगी। तो ये आपका स्मूथ मसल की एक खास कैरेक्टरिस्टिक थी। लैच मैकेनिज्म का हमने फिनोमेना देख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो स्केलेटल मसल था उसमें तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मौजूद थे। आपको याद होगा इस तरह से कोई जंक्शन होता था जिसमें एक्सॉन नॉब होती थी, उस एक्सॉन नॉब के अंदर वेसिकल्स हुआ करती थी। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट हुआ करती थी और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीज होते थे और बहुत थोड़ा सा गैप था बिटवीन द मसल फाइबर मेम्ब्रेन और बिटवीन द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे क्या सिलसिले हैं? यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि जो यूनिटरी स्मूथ मसल होता है, इसमें एक एक मसल फाइबर को तो स्टिमुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस ऊपर सर पर स्टिमुलेट कर दिया। चूंकि ये यूनिटरी है, सारे मसल फाइबर गैप जंक्शन से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो हम ऊपर वालों को स्टिमुलेट करेंगे, बाकी सारे खुद ही स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें आप देख सकते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्व है उस नर्व के एक्सेस के अलॉन्ग कई जगहों पे उस तरह के उभार बन रहे हैं जिस तरह का वो एक्सॉन नॉब था। इन सब के अंदर ये जो स्वेलिंग सी है, इन सब के अंदर उसी तरह से वेसिकल्स मौजूद हैं और इनकी सरफेस के ऊपर शवान सेल्स नहीं है ताकि वह वेसिकल्स रिलीज हो सकें। ये जो उभार से बन रहे हैं इनको हम नाम देते हैं वेरिकोसिटीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन वेरिकोसिटीज का इस मेम्ब्रेन के साथ जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है।
ठीक है, तो इसलिए बड़ा डिफ्यूज टाइप ऑफ जंक्शन है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं डिफ्यूज जंक्शंस। ये भी बात समझ में आ गई कि इसको क्या नाम दे दिया हमने, डिफ्यूज जंक्शन। और स्केलेटल मसल में तो सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही रिलीज हुआ करती थी ना, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भी रिलीज होती है और नॉर एपिनेफ्रिन भी रिलीज, एसिटाइलकोलिन भी रिलीज होती है और नॉर एपिनेफ्रिन भी रिलीज होती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये तो था यूनिटरी स्मूथ मसल में। कुछ स्मूथ मसल्स में, खासतौर पर कुछ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में, ये जो वेरिकोसिटीज हैं ये मसल फाइबर मेम्ब्रेन के साथ काफी क्लोज होती हैं, उतनी ही क्लोज होती हैं जितनी यहाँ पे एक्सॉन नॉब क्लोज थी अक्वा मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ये जब इतनी क्लोज हो जाती है, ये होती वेरिकोसिटीज ही हैं लेकिन मसल फाइबर मेम्ब्रेन के साथ थोड़ी क्लोज होती हैं। तो जब ये क्लोज होती है तो फिर हम इनको नाम डिफ्यूज जंक्शंस नहीं बल्कि इनको क्या नाम देते हैं, कॉन्टैक्ट जंक्शंस का नाम दे देते हैं हम इनको। समझ में आ गई बात, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज जंक्शन और कॉन्टैक्ट जंक्शन। और डिफ्यूज जंक्शन में जाहिर सी बात है ट्रांसमिटर सिस्टम को टाइम लगेगा, जरा स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्ट जंक्शन में निस्बतन फास्टर कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये तो हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो। अच्छा, फिर आता है एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमिटर सिस्टम्स। स्केलेटल मसल में तो सिर्फ एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ करता था और वो हमेशा मसल को एक्साइट किया करता था ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। स्मूथ मसल में आपको मैंने बताया एसिटाइलकोलिन भी रिलीज होता है और नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज होता है। इनमें से एक एक्साइटेटरी फंक्शन कर रहा होता है और एक इनहिबिटरी फंक्शन कर रहा होता है। यानी एक मसल के लिए अगर एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी है, एसिटाइलकोलिन उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट कर रहा है, तो नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटरी होगा। ठीक, और अगर एक स्मूथ मसल के लिए नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी है तो उस वाले स्मूथ मसल के अंदर एसिटाइलकोलिन इनहिबिटरी होगा। यानी इन दोनों में से एक एक्साइटेटरी होगा और एक इनहिबिटरी होगा फॉर अ पर्टिकुलर स्मूथ मसल। अब ऐसा क्यों है? ऐसा है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक मसल है, उसके ऊपर मैं आपको बल्कि व्हाइट बोर्ड पे शो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के स्मूथ मसल शो किए हैं। ठीक, इन दोनों के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये जो ब्लैक वाले रिसेप्टर्स हैं, समझ लीजिए कि ये ब्लैक वाले रिसेप्टर्स इनहिबिट करेंगे, ये ब्लैक वाला रिसेप्टर स्मूथ मसल को इनहिबिट करेगा, और जो रेड वाले रिसेप्टर्स हैं वो स्मूथ मसल को एक्साइट करेंगे। यानी रेड वाले का एक्साइटेटरी फंक्शन है और ब्लैक वाले का इनहिबिटरी फंक्शन है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनमें देखिए जो डायमंड्स हैं, ये जो मैंने डायमंड शो किए हुए हैं, ये डायमंड्स आपके पास एसिटाइलकोलिन है और जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर्स आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक हो गई बात। अब याद रखना है रेड वाले एक्साइटेटरी हैं, ब्लैक वाले इनहिबिटरी हैं। यहाँ पे देखो तो इनहिबिटरी वाले में नॉरएपिनेफ्रिन आके लगेगा क्योंकि ये है इस तरह का। तो ये इस स्मूथ मसल में जब नॉरएपिनेफ्रिन आएगी तो ये वाला स्मूथ मसल इनहिबिट हो जाएगा क्योंकि ब्लैक वाला रिसेप्टर इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इनहिबिटरी रिसेप्टर नॉरएपिनेफ्रिन की तलाश में है, तो नॉरएपिनेफ्रिन इस स्मूथ मसल को इनहिबिट करेगा और एसिटाइलकोलिन आ जाएगा तो एक्साइटेशन हो जाएगी, तो एसिटाइलकोलिन इस स्मूथ मसल को एक्साइट करेगा। ठीक हो गया। जब एसिटाइलकोलिन इस स्मूथ मसल में जाएगा तो कौन से रिसेप्टर पे लगेगा? ये ब्लैक वाले पे लगेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको चाहिए क्या। तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो इनहिबिशन कर देगा और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एक्साइटेशन कर देगा। तो ये रिसेप्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा रिसेप्टर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को मांग रहा है। ठीक, तो जिन मसल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन आपके पास इनहिबिटरी होता है उनमें नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी होता है, और जिनमें नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटरी होता है उनमें एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होता है। तो इन दोनों में से एक इनहिबिटरी इफेक्ट रख रहा होगा और एक एक्साइटेटरी इफेक्ट रख रहा होगा, और ये जो दो इफेक्ट है किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं? आपके रिसेप्टर्स के ऊपर। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई है। Thus the type of receptor determines whether the smooth muscle is inhibited or excited। समझ आ गई बात की। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एंड एक्शन पोटेंशियल स्मूथ मसल। पहली बात तो ये कि आपके स्केलेटल मसल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जबकि यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -50 to -60 मिलीवोल्ट। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 कम नेगेटिव है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव था स्केलेटल मसल में। ये एक चीज़ देख लिया आपने। फिर देखते हैं एक्शन पोटेंशियल यूनिटरी मसल। अच्छा, यूनिटरी स्मूथ मसल में तो ज़्यादातर स्पाइक पोटेंशियल्स ही होते हैं, स्पाइक जिस तरह के स्केलेटल मसल के अंदर थे। ठीक है, जबकि जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल होते हैं ना उनके अंदर दो तरह के होते हैं, स्पाइक पोटेंशियल्स भी हो सकते हैं और एक्शन पोटेंशियल पे प्लेटू भी हो सकती है। एक्शन पोटेंशियल पे प्लेटू आपको याद होगा किस में थे? कार्डियक मसल में। ठीक है, तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में दोनों तरह के होते हैं, स्पाइक पोटेंशियल्स भी और एक्शन पोटेंशियल पे प्लेटू भी। ठीक,
और यूनिटरी में मैंने आपको बताया था स्पाइक पोटेंशियल होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं हम स्पाइक पोटेंशियल्स को। स्पाइक पोटेंशियल में होता यही है कि फॉरवर्ड डीपोलराइजेशन होती है और फिर साथ ही रीपोलराइजेशन होती है, तो इस तरह से आपके पास एक स्पाइक सी फॉर्म हो जाती है। वही चीज़ जो कि हमने उसमें पढ़ी थी, स्केलेटल मसल में स्टडी की थी। अलबत्ता स्केलेटल मसल में सिर्फ नर्वस स्टिमुलेशन ये स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पे नर्वस स्टिमुलेशन भी प्रोड्यूस कर सकती है, केमिकल स्टिमुलेशन भी प्रोड्यूस कर सकती है, हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी चीज़ स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हम एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज की तरफ। एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज में क्या होता है, ये जो पहले क्या होता है, रैपिड डीपोलराइजेशन फिर रैपिड रीपोलराइजेशन। यहाँ पे रैपिड डीपोलराइजेशन तो हो जाती है लेकिन रीपोलराइजेशन रैपिडली नहीं हो पाती। क्योंकि 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 यहाँ पे रीपोलराइजेशन क्यों हो रही थी, अगर आपको याद हो तो रीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। यहाँ तो प्लेटू वाले में हम पोटेशियम आयंस के आउटफ्लक्स को डिले कर देते हैं, हम रोक देते हैं और कहते हैं भाई थोड़ी देर बाद होना, तो पोटेशियम आयंस का आउटफ्लक्स डिले हो जाता है और उसके अलावा कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होना शुरू हो जाता है और एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल उतना ही रहता है काफ़ी देर के लिए। फिर जब कैल्शियम चैनल बंद हो जाएं और पोटेशियम चैनल खुल जाएं तब जाकर कहीं रीपोलराइजेशन होती है। तो उसमें आप देख सकते हैं एक प्लेटू सा फॉर्म हो जाता है, काफ़ी देर के लिए ये जो पोटेंशियल है ये मेंटेन रहता है, एक्शन पोटेंशियल मेंटेन रहता है, काफ़ी देर के लिए डीपोलराइजेशन मेंटेन रहती है। इसको हम नाम देते हैं प्लेटू। इसकी वजह से प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है। जहरी बात है, जब ज़्यादा देर के लिए ये मेंटेन रह रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी लंबी होती है, प्रोलॉन्ग होती है। तो हार्ट के अंदर भी हमें प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है और कुछ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल के अंदर भी इस तरह का पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपके पास होती है। तो ये इन्होंने बताया हुआ था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटू इज दैट इट कैन अकाउंट फॉर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर इन सम टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, सम टाइप्स ऑफ, आपको पता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। फिर आगे चलते हैं। अब मैंने एक बात तो आपको बता दी है कि ये प्लेटू फॉर्म हुआ है ये कैल्शियम चैनल के खुलने की वजह से भी होता है, तो वो यही बता रहे हैं कैल्शियम चैनल्स आर इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग द स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल्स। वजह असल में यही है। अच्छा, अब जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं, और कैल्शियम चैनल्स बहुत थोड़े से होते हैं। तो वहाँ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने का जिम्मेदार कौन होता है? मेनली सोडियम होता है। और बाकी जो कंट्रैक्शन को कॉज करने के लिए कैल्शियम चाहिए था वो वैसे ही आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है इन केस ऑफ स्केलेटल मसल। अच्छा, अब बात करते हैं स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं और सोडियम चैनल्स थोड़े से होती हैं। तो इसमें एक्शन पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कैल्शियम चैनल्स। यही वजह है कि स्मूथ मसल के अंदर ये आपके पास प्लेटू भी फॉर्म होता है, क्योंकि प्लेटू आपको पता है कैल्शियम चैनल्स की वजह से फॉर्म होते हैं, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से फॉर्म होते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करने के लिए भी यही कैल्शियम जिम्मेदार है। तो यहाँ पे कैल्शियम के दो काम हो गए, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करना, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करना, और दूसरा एक्शन पोटेंशियल को भी प्रोड्यूस करना, या वो जो प्लेटू फॉर्म कर रहा है। तो वो लिखते हैं दस द कैल्शियम परफॉर्म्स टू टास्क्स एट वंस। ठीक हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे आता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसमें हो क्या रहा है, एक्शन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली खुद ही जनरेट हो रहा है, यानी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए ना नर्वस स्टिमुलस आ रहा है ना कोई हार्मोनल स्टिमुलस है जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे, बल्कि एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट हो जाता है। इसलिए इसको हम सेल्फ एक्साइटेटरी भी कहते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी कार्डियक मसल में भी पाई जाती है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो जिस वजह से हार्ट बार बार खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, और आपकी कुछ स्मूथ मसल्स में भी पाई जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपकी इसोफेगस है, उसमें पेरिस्टालसिस हो रहा है, अब हर वक्त ना ब्रेन कहता जा रहा है उसको कि कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलती जा रही है, तो वो सेल्फ एक्साइटेटरी है कि खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सेल्फ एक्साइटेशन है, ये जो खुद से एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह क्या है, कैसे खुद से ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है? तो एक तो बात वो कह रही है कि एक तो सजेशन है, एक हमें जो चीज़ लगता है वो ये है कि वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ पंपिंग ऑफ पॉजिटिव आयंस। वैक्सिंग और वैनिंग मतलब है उतार चढ़ाव, इंक्रीज और डिक्रीज, कम ज़्यादा होना। जो पॉजिटिव आयंस की जो पंपिंग है वो कम ज़्यादा होती रहती है। जब ज़्यादा पॉजिटिव आयन सेल से बाहर पंप कर दिए जाते हैं तो सेल अंदर से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, -60 होता है ना, और जब कम पॉजिटिव आयंस पंप किए जाते हैं तो -60 की बजाय ये -40 तक चला जाता होगा। एक तो हमारा ये असम्पशन है। ठीक है, ये भी वजह हो सकती है सेल्फ एक्साइटेशन की, और दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि जो पॉजिटिव आयंस चैनल के थ्रू अंदर आते हैं तो चैनल भी कभी ज़्यादा खुल जाते हैं, कभी कम खुल जाते हैं, और इत्तेफाक से कभी इतने ज़्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाते हैं कि -60 के बजाय मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -35 तक चला जाता है। और जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -35 तक चला जाता है ये थ्रेशोल्ड होता है, इसके बाद फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है।
ठीक है, आपने पढ़ा था ना, एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड हो जाए तो फिर एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी वजह से ये -60 से -35 पे चला गया, इसकी वजह चैनल्स का खुलना भी हो सकती है, इसकी वजह पंप का जो एक्शन है उसका भी कामयाब होना हो सकती है। बहरहाल किसी वजह से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, इसको ऑटो रिदमिसिटी भी कहते हैं, जब हम कार्डियक साइकिल में मतलब हार्ट में पढ़ेंगे ना तो उसको ऑटो रिदमिसिटी भी कहते हैं। या आपने सेल्फ एक्साइटेटरी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन के वर्ड्स, ये दो टर्म आपने यहाँ भी डिस्कस की हुई है। ठीक हो गई बात। तो यानी किसी खुद ही मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा जी, अब वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, या वो क्या चीज़ें हैं जो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को -60 से -35 तक ले जाती है ताकि एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाए। तो वो दो चीज़ें बेसिकली, एक तो स्लो वेव पोटेंशियल्स, वही पोटेंशियल जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं कि आयंस की पंपिंग इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी कई दफ़ा इतनी डिक्रीज कर जाती है कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल हो गया। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि सेल के मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी डिक्रीज करती है ड्यू टू द स्ट्रेच। अब ये क्या है, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ। अच्छा, पहली तो बात ये जो मैं बात करने लगा ये टोटली इमेजिनेटिव है, सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक, एज्यूम कीजिए कि इनसाइड द सेल 1500 एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस हैं जिनकी वजह से सेल के मेम्ब्रेन के अंदर -60 मिलीवोल्ट की वोल्टेज डेवलप हुई हुई है। ठीक हो गई बात। अब ये सेल स्ट्रेच करता है, मैं स्ट्रेच शो दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो सेल है ये इतना स्ट्रेच कर गया, मसल फाइबर इतना स्ट्रेच कर गया, नेगेटिव आयंस उसके अंदर अभी भी उतने के उतने ही हैं। तो अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। देखिए, मेम्ब्रेन पहले थोड़ी सी थी, अब मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आपने मेम्ब्रेन को अभी भी अंदर से -60 रखना है तो फिर आयंस को भी 1500 के बजाय 2000 करते हैं ना आप। आयंस उतने ही हैं, मेम्ब्रेन इंक्रीज कर गई है, तो होगा ये कि मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी डिक्रीज कर देगी। मिसाल के तौर पे अब -40 मिलीवोल्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन इनसाइड से। ठीक है, तो ये आपने देखा कि मसल के स्ट्रेच करने की वजह से भी अंदर पोटेंशियल कम हुआ। बस ये पोटेंशियल कम होकर अगर -35 तक चला गया तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ने प्रोड्यूस हो जाना है और आपकी एक्साइटेशन हो जानी है। यही वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। आगे चलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल विदाउट एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि एक नर्व एंडिंग आती है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिलीज करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जाके मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक डीपोलराइजेशन कॉज करता है। ठीक, फिर इस डीपोलराइजेशन की वजह से एक मुकम्मल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। आपको पता है मजीद चैनल्स खुलते हैं, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है और फिर ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है अलॉन्ग द फाइबर ताकि ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन कुछ मल्टी यूनिट मसल्स में जो बहुत ही छोटा मसल फाइबर होता है ना, होता है टू स्मॉल मसल, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने की नौबत ही नहीं आती। बस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस ने जो थोड़ी सी डीपोलराइजेशन कॉज कर दी है, वही डीपोलराइजेशन उस मसल के फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे फाइबर्स के अंदर इस तरह से भी हो जाता है कि एक्शन पोटेंशियल के बगैर ही आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ लोकल टिश्यू फैक्टर्स एंड हार्मोन्स। अच्छा, शुरू में हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करने के लिए नर्वस स्टिमुलेशन भी हो सकती है, केमिकल स्टिमुलेशन भी होती है, हार्मोनल स्टिमुलेशन भी हो सकती है। हमने देखा स्ट्रेच की स्टिमुलेशन भी होती है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम ज़्यादातर नर्वस स्टिमुलेशन को ही पढ़ रहे थे। ये वेरिकोसिटीज वगैरह भी नर्वस स्टिमुलेशन थी, यहाँ भी नर्वस स्टिमुलेशन पढ़ी हमने, स्पाइक पोटेंशियल वगैरह, लटरम पटरम। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो तरह की और स्टिमुलेशन पढ़ने लगे हैं। कौन कौन सी? एक केमिकल फैक्टर्स किस तरह स्टिमुलेट करते हैं और दूसरा वेरियस हार्मोन्स भी स्टिमुलेट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं केमिकल फैक्टर्स को। ठीक हो गया। अच्छा, इस टॉपिक में उन्होंने सर्कुलेशन के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, सर्कुलेशन के चैप्टर 17 से। तो मैं पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए होता है क्या है, आपको पता है सारी ब्लड वेसल की वॉल्स में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, ये तो बात पता है हमें। जो ज़्यादा स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल के स्मूथ मसल्स तक कोई नर्व सप्लाई भी नहीं होती। ठीक है, कोई न्यूरॉन वगैरह उनको सप्लाई नहीं कर रहा होता। अलबत्ता जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेजो डायलेट और वेजो कंस्ट्रिक्ट तो करती हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ ज़रूरियात। ये सर्कुलेशन के पूरा एक यूनिट है, समझ आ गई। अच्छा, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन हो रही होती है। अब जब वॉल्स के स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, और जब वेसल की वॉल के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, अब ये वाले मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का फैसला करते हैं? इनको नर्वस स्टिमुलेशन तो मिल नहीं रही, फिर क्या बात है? तो बेसिकली ये केमिकल फैक्टर्स की बेस पे कर रहे होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, इसी तरह इंक्रीज हाइड्रोजन है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है। और भी कई फैक्टर्स हैं, एडेनोसिन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये चीज़ें कंसनट्रेशन को मुख्तलिफ तरीके से वेरी करती हैं और आपके इन मसल्स के अंदर वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है।
मतलब ब्लड वेसल की वेसोकोंस्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन हो रही है और ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट के रिलैक्स कर रहे हैं। तो हमने देखा कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए केमिकल फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स भी वेसोकोंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन कॉज कर रहे होते हैं। हार्मोन्स भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक, कुछ खासतौर पे कुछ हार्मोन्स के उन्होंने नाम दिए हैं, वो नाम एक दफ़ा देख लीजिएगा। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2, एंडोथिलिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये वो हैं जो वेसोकोंस्ट्रिक्शन वेसोडाइलेशन वगैरह कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक हार्मोन कुछ जगहों पे वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, कुछ जगहों पे वेसोडाइलेशन कॉज कर रहा है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने शुरू में आपको एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन का बताया था कि जिस तरह का रिसेप्टर होगा उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि एसिटाइलकोलिन इनहिबिट करेगा या एक्साइट करेगा। याद है आपको? उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास पहली बात तो ये देख लें, हार्मोन गेटेड रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन को मतलब हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर होते हैं, बस इतनी सी बात है। कुछ एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। कोई ऐसा जिसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। आगे चलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल एक्साइटेशन की तरफ कि ये जो हार्मोन है ये किस तरह से स्मूथ मसल को एक्साइट करता है या किस तरह से स्मूथ मसल को इनहिबिट करता है। बेसिकली ये हार्मोन कुछ चेंजेस लेके आता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को खोलेगा तो आपकी एक्साइटेशन हो जाएगी। या इसी तरह से एक्साइटेशन के लिए ये अच्छा कई दफ़ा सिर्फ डीपोलराइजेशन से भी एक्साइटेशन करवा सकता है। हमने पढ़ा ना कई दफ़ा डीपोलराइजेशन होती है और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता, तो ये बात तो ये कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि डीपोलराइजेशन अकर्स विदाउट एक्शन पोटेंशियल, हार्मोन ये भी करवा सकता है। कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा होता है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, हार्मोन उसको इन्हेंस कर देता है, यानी ज़्यादा तेजी से एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ऐसा भी होता है। तो मुख्तलिफ तरीकों से जो हार्मोन है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट रखता है। इसी तरह हार्मोन मुख्तलिफ तरीकों से इनहिबिटरी इफेक्ट भी रखता है। मिसाल के तौर पे सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को क्लोज कर देता है, इनहिबिशन हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल का प्रोड्यूस होना मुश्किल हो जाता है। या पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देता है तो पोटेशियम सेल से बाहर जाना शुरू होता है, सेल अंदर से ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जब सेल अंदर से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, पहले पोलराइज था, अंदर से -60 मिली वोल्ट था, अब हमने अंदर से मिसाल के तौर पर -80 मिली वोल्ट कर दिया, तो ये हाइपर पोलराइज्ड हो गया। अब एक्साइट करना मजीद मुश्किल हो गया इसको। तो यहाँ भी आपने एक्साइटेशन को आपके मतलब मसल को आप कहते हैं एक तरह से हमने इनहिबिट किया है। अब हम आते हैं इस पूरे चैप्टर के क्रक्स की तरफ कि अगर आपको स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल का डिफरेंस आ जाता है तो तकरीबन 25 डिफरेंसेस मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं तकरीबन काफ़ी सारे पॉइंट इसमें डिस्कस हो जाते हैं। अच्छा जी, पहले स्टार्ट करते हैं। स्मूथ मसल के अंदर डेंस बॉडीज होती है, स्केलेटल में जीरेन होती है। स्मूथ मसल के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट कर रही होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल में आपको पता है मोटर और सेंसरी नर्व होती थी। इसी तरह स्मूथ मसल के अंदर अच्छा यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड का जिक्र आ जाएगा। फिर स्मूथ मसल के अंदर मैक्सिमम लेंथ 500 माइक्रोमीटर होती है यूट्रस के स्मूथ मसल्स में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बॉडी के सबसे लॉन्ग स्मूथ मसल या सबसे लॉन्ग फाइबर ऑफ स्मूथ मसल कहाँ होता है तो वो यूट्रस में होता है, और वो कितना होता है 500 माइक्रोमीटर, जबकि स्केलेटल मसल्स की फाइबर की लेंथ सेवरल सेंटीमीटर भी होती है। इसी तरह स्मूथ मसल का जो डायमीटर है वो 6 माइक्रोमीटर होता है, जबकि स्केलेटल मसल का डायमीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। स्मूथ मसल्स के अंदर एक्सॉन्स नहीं होते, वेरिकोसिटीज होती हैं, हमने देख लिया ऑटोनॉमिक नर्व में किस तरह से वेरिकोसिटीज होती हैं। इसी तरह स्मूथ मसल के अंदर कॉन्टैक्ट जंक्शन या डिफ्यूज जंक्शन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होते। फिर इसी तरह से स्मूथ मसल के अंदर एसिटाइलकोलिन भी हो सकती है, नॉरएपिनेफ्रिन भी हो सकती है एज न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि स्केलेटल मसल में सिर्फ एसिटाइलकोलिन ही एज न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट करती है। स्मूथ मसल के अंदर कोलमाटोलिन होता है, स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन होता था। स्मूथ मसल के अंदर साइड पोलर हेड्स होते हैं जिसकी वजह से 80% कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, और स्केलेटल मसल में सिर्फ 30% कॉन्ट्रैक्शन थी। फिर स्मूथ मसल के अंदर रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि स्केलेटल मसल में खास रीजनरेशन नहीं होती और कार्डियक मसल में बिल्कुल रीजनरेशन नहीं होती। ये चैप्टर में नहीं था लेकिन बहरहाल एक डिफरेंस जरूर है अगर आपसे पूछते हैं तो। स्मूथ मसल के अंदर टी ट्यूब्यूल्स नहीं होते बल्कि उसकी जगह कैल्वियोलाई होते हैं। इसी तरह स्मूथ मसल के अंदर आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लेस डेवलप्ड होता है। फिर आप देखते हैं कि स्मूथ मसल के अंदर स्लो साइकिलिंग ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस होती है। हमने देखा था वो जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज का साइकिल था वो स्मूथ मसल में स्लो होता है और स्केलेटल मसल में वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी अक्सर स्लो होती है। अच्छा जी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल में -90 होता है, स्मूथ मसल में -50 से -60 होता है। फिर इसी तरह से स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम वोल्टेज ग्रेड कैल्शियम चैनल ज़्यादा होते हैं,
जबकि स्केलेटल मसल में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ज्यादा होते हैं। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, सोर्स ऑफ कैल्शियम भी आपको याद होगा। मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम स्मूथ मसल के अंदर आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ मसल के अंदर स्पाइक पोटेंशियल भी होता है, प्लेटो भी होता है, जबकि स्केलेटल मसल में सिर्फ स्पाइक पोटेंशियल होता है और कार्डियक मसल में प्लेटो वाला भी होता है। खैर, अच्छा जी, स्मूथ मसल्स कई जगह सेल्फ एक्साइटेटरी भी होते हैं ड्यू टू स्लो वेव्स, वो भी चीज हमने पढ़ ली जो कि स्केलेटल मसल में नहीं होती। स्मूथ मसल कई जगह स्ट्रेच की वजह से भी एक्साइट हो जाते हैं, आपने पढ़ा। स्केलेटल मसल में ऐसा नहीं होता। स्मूथ मसल में कुछ नॉन नर्वस चीजें भी स्टिमुलेट कर सकती है, जिस तरह हार्मोन्स वगैरह, और ये वो स्केलेटल मसल को हार्मोन्स वगैरह स्टिमुलेट नहीं करते। ये चीज भी आपको पता चल गई। ऐसा तो नहीं होता ना कोई हार्मोन रिलीज हुआ और बाइसेप आपका जो है बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहा है, तो हार्मोन्स की और केमिकल इफेक्ट्स, केमिकल चीज़ों के इफेक्ट्स जो हैं वो स्मूथ मसल पे होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल में नहीं होते। इसी तरह से लैच मैकेनिज्म की वजह से प्रोलॉन्ग होल्डिंग आपके स्मूथ मसल में होती है, स्केलेटल मसल में नहीं होती। स्मूथ मसल में स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती है एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल में स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म भी होता है और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म भी होता है, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं। फिर लाइट माइक्रोस्कोप की जो अपीयरेंस है वो आपको पता है, स्ट्राइडेड अपीयरेंस होती है आपकी स्मूथ स्केलेटल मसल की और नॉन स्ट्राइडेड अपीयरेंस होती है आपकी स्मूथ मसल की। अच्छा जी, फिर कैवियोलाई, हाँ कैवियोलाई भी सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, ये बात भी ठीक हो गई। और लॉन्गर लेटेंट पीरियड होता है आपके स्मूथ मसल्स में और शॉर्टर लेटेंट पीरियड होता है आपके स्केलेटल मसल में। ज़्यादातर पॉइंट इनमें से हम चैप्टर की वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हुए थे, ठीक हो गया। अब सिर्फ एक उनकी रिवीजन थी, या अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 लिखे हुए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए हैं, इसके दौरान तकरीबन 30 डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।